गुड मॉर्निंग गुरु जी।
हेलो। आवाज आ रही है आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारी जीआईटी फिनिश हो जाएगी। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास का आईवीडी पढ़ाया था हमने लास्ट क्लास में। इन्फ्लेमेटरी बowel डिसीज। Recording in progress. आईवीडी के बारे में कोई बताएगा क्या था क्या नहीं? कोई भी जो समझ में आया हो, जो आप लोगों ने पढ़ लिया हो बाद में पहले। हेलो, किसी को भी कुछ समझ आया हो? इन्फ्लेमेटरी बowel डिसीज कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आप अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज हमें 3 टॉपिक है छोटे छोटे। डिस्फेजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऑल माल एब्जॉर्प्शन में भी कवर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या प्रोसेस हमारी हो सकती है। चलिए स्टार्ट करें, या कोई पूछना है कुछ किसी को? कोई भी? चलिए जॉन्डिस में जो है बोलिए। इन्फ्यूजन की भी होम्योपैथिक में भी इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है सर। इसकी ये जो सेलाइन या मतलब डेक्सट्रोज वगैरह। अच्छा सर, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, जो ड्रिप है, आयरन है, कैल्शियम है, ये कोई पैथी में आते ही नहीं है। हम लोगों को बहुत बड़ा मिसकंफ्यूजन है या मिसकंसेप्शन है कि ये किसी पैथी में आते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है। इसे हम भी दे सकते हैं, एलोपैथिक दे सकता है, आयुर्वेदिक दे सकता है, होम्योपैथिक दे सकता है, बस डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो सलाइन है, चाहे D5 हो, D10 हो ना, DNS हो, जो भी ड्रग्स आते हैं वहाँ पे, उनकी नीड कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। अगर आप ये समझ गए तो इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग, चलो RMP लोग देते हैं, वो अपने सिर्फ 90% केस में अननेसेसरी देते हैं। 90% केस में जरूरत ही नहीं होती, वो दे रहे होते हैं। उनका तो फिक्स फंडा है, मरीज आया नहीं, सबसे पहली प्राथमिकता उनके दिमाग में लगती है कि यार सलाइन देना है। उससे बचे भी है, 10-15 रुपए खर्चा होता है, 100-150 रुपए मिल जाते हैं। तो इजिली उनको इस चीज में बेनिफिट्स होता है, मरीज के माइंड में भी सेट रहता है, हमारी बोतल लग गई है तो अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। बट हमें ये खुद पढ़ना पड़ेगा एज ए डॉक्टर कि मरीज को सलाइन की आवश्यकता कब पड़ती है। ठीक, तो बहुत सारी कंडीशन है, जब वो ओरली नहीं ले पा रहा हो, डिहाइड्रेट कंडीशन हो गई हो, ऐसे कुछ उनके ड्रग्स होते हैं जो डाइल्यूट कर दिए जाते हैं, है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ही दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है कि जहां मरीज को सीवियर कंडीशन है और मरीज के पास कोई प्राइमरी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे इतना कर सकते हैं कि वो वहां तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर कोई और हॉस्पिटल्स नहीं है, ये मरीज उस कंडीशन में नहीं है कि वहां तक जा सके, सीवियर डिहाइड्रेट हो गया है, तो आप उसे 2 या 3 ड्रिप इजिली अपने क्लिनिक पर दे सकते हैं, जिससे कि वो हाइड्रेटेड कंप्लीट हो जाए। उसमें आप कोई एक्शन नहीं लेगा गवर्नमेंट। ये सब सप्लीमेंट्री है। आप आयरन दे सकते हैं, आप कैल्शियम दे सकते हैं, आप विटामिन दे सकते हैं, ये सब सप्लीमेंट्री थेरेपी के अंतर्गत आता है। इसमें एलोपैथी होम्योपैथी कोई कंसेप्ट नहीं होता।
इजीली आप दे सकते हो। हमने कई बार आयरन दिया हुआ, लगता है कि नहीं हम ऐसा आयरन चाहिए उसको जो इंस्टेंटली काम करना है, या फिर हमारा मेडिसिन काम करने लग जाएंगे धीमे धीमे, कैल्शियम तुरंत चाहिए, या डिहाइड्रेट पेशेंट हो चुका है बच्चा है, कोई ओल्ड एज है, तो हमारी मेडिसिन थोड़ा सा वक्त लेगी, उसको भी इमरजेंसी कंडीशन चाहिए, तो आप ड्रिप दीजिएगा, आरएल दीजिएगा, जो भी वो लगता है दे दीजिएगा। शुगर बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है तो मे बी शायद D25 वहाँ पर दी जाती है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, पर जितना आइडिया है मैं उतना बताता रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि आप नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते। और कोई क्वेश्चन? आप समझिए इस वक्त जो वक्त चल रहा है, जो एरा चल रहा है, उस टाइम में 90% पेशेंट, 90% डॉक्टर्स, 19% मार्केट सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन का चल रहा है। परसेप्शन का खेल बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। जो खिलाड़ी इसमें पारंपरिक है वो सक्सेस है प्रेजेंट में। मेरा आज से आप समझ गए होंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, परसेप्शन का क्या मीनिंग होती है और क्यों ये खेल चल रहा है। और आपको इसमें पारंपरिक होना पड़ेगा। हालांकि मैं इसको एक हद तक खराब नहीं मानता, हाँ अगर आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आप अपना ऐड किया, ऐड क्या होता है, हमारे एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है लोगों के बीच में कि हम इस लायक हैं, और उस ऐड से लोग आपकी तरफ आएंगे। आने के बाद आपकी जो एक्चुअल क्वालिटी है वो आप लोगों को परोसिए, तब तक तो ये परसेप्शन को गलत नहीं है। अगर आपने परसेप्शन फ्रॉड क्रिएट किया, ट्रीटमेंट भी फ्रॉड दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परसेप्शन भी क्रिएट करना आना चाहिए, मगर वो फॉल्स नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव परसेप्शन हो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि वर्ल्ड ये अभी इस जमाने की डिमांड है कि आपको परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अभी आप बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। अब वो टाइम नहीं है कि आप महीनों सालों वेट करें, फिर कोई मरीज आए, फिर माउथ पब्लिसिटी हो। जो पुराने टाइम पे लोग किया करते थे वो आज भी उस चीज को अच्छा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर समय की अपनी अपनी डिमांड हुई है। उस समय में लोगों को इतनी भागदौड़ नहीं थी, इतने खर्चे नहीं थे, तो आराम से वेट करते थे 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल तक। इतने खर्चे भी नहीं हुआ करते थे, सिंपल से क्लिनिक हुआ करते थे, 1000-2000 में किराया मिल जाते थे मुश्किल से। कोई लेबर नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई एसी नहीं, कोई खर्चे नहीं होते थे। अब एक क्लिनिक, अच्छी क्लिनिक रन करने के लिए ऑन एवरेज आपको 50,000 रुपये खर्चा चाहिए। अच्छे मार्केट में क्लिनिक लेते हैं तो कम से कम 20,000 रुपये रेंट की क्लिनिक मिलेगी, 8 से 10,000 रुपये उसका बिल आएगा। अगर एसी आप रन करते हैं तो 2 से 3 स्टाफ चाहिए आपको, 2 तो अंदर चाहिए, एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, 5-7 हजार रुपये एक स्टाफ ले लेगा। तो 50,000 रुपये मिनिमम एक क्लिनिक को रन करने के लिए चाहिए। तो अगर आप 3 साल तक 4 साल तक वेट करेंगे माउथ टू माउथ का, तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे। वो टाइम नहीं है, अब टाइम थोड़ा चेंज है। तो आपको परसेप्शन क्रिएट करना भी आना चाहिए। परसेप्शन एड से अच्छा कोई और क्रिएट कर नहीं सकता, और उसके थ्रू जाइए। यानी सक्सेस होने के लिए आपके पास हर हथियार होना चाहिए। आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए, तो यकीनन आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अभी कल ही एक क्लास सुन रहा था, सॉरी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, पढ़ तो आप लेंगे ही, मेरा काम है आपको अंदर से और मोटिवेट करना। कल ही मैं क्लास ले रहा था, कोई दादू करके हैं जो विच फ्लावर रेमेडी पढ़ाते हैं। इस बात में आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, आप समझ सकते हैं तो समझिए, वरना मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। दादू करके हैं, कोई बाहर के हैं, मैं उनको प्रॉपर नहीं जानता। मेरे एक स्टूडेंट्स है, वो शायद अहमदाबाद जॉब करते हैं। उसने मुझे परसों से बातों बातों में कॉल किया, 7-5 तारीख की बात है, टीचर्स डे को। तो रात के 11 बजे करीब उसको याद आई होगी मैंने कि सर आज आप तो टीचर्स डे, दिन में याद नहीं रहा, या तमाम काम होता है लोगों को धूम धुल जाती, कोई बात थोड़ी सी। बोले सर हैप्पी टीचर्स डे। इतनी बात हुई नॉर्मल, फिर ऐसे ही हेलो होने के बाद बात चलने लगी, क्या कर रहे हैं, कैसे, क्या कुछ नया। तो बोले हाँ सर मैंने विच फ्लावर रेमेडी कुछ नई सीखी है। बोले आप यूज करते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, एक बार मंगाई तो थी, पर प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से मैंने उनको यूज नहीं कर पाया। बोले सर करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट सर।
सबसे पहली बात, मेरा स्टूडेंट्स मुझे बता रहा है, अगर यहाँ मेरे अंदर ईगो होता तो मैं उसकी बात को डिनाई कर देता, अरे तुम मुझे सिखाओगे चलाना, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, या मैं टीचर्स हूँ तुम स्टूडेंट्स हो। या कई लोग ऐसा करते हैं कि मेरे जो स्टूडेंट की बताई हुई बात को डिनाई कर देंगे और पीछे से जाके कोई काम करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि तुमने मुझे सिखाया बताया। तो इसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं। स्टूडेंट सिर्फ फर्स्ट ईयर तक होता है, उसके बाद सब टीचर्स हैं, एक दूसरे को कोई कहीं भी सिखा सकता है, कोई इसमें ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली बात मैंने उससे बोला हाँ ठीक है मैं सीखूंगा, मुझे आप बुक्स भेजो, नोट्स भेजो, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। उन्होंने एक लिंक भेजी, सारे टीचर है वो क्लास लेते हैं बिच फ्लावर की। तो मैंने कहा ठीक है संडे को मैं ज्वाइन करता हूँ। मैं ज्वाइन किया, वहाँ क्लास चल रहा था। कोई मस्टर्ड करके रेमेडी आती है, मैंने शायद नहीं पढ़ी उसमें, तो उसमें इंडिफरेंस बार बार वर्ड आ रहा था। ऐसी कंडीशन जहां आपको लगता है कि कोई नॉन रीजन नहीं है, यानी मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मेरे साथ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अंदर से बैड फील हो रहा है, एलोन फील कर रहा हूँ। मेरी जहाँ तक समझ नहीं आई, पूरी कंडीशन सी की ऐसी थी हो, तो वहां उन्होंने मस्टर्ड को इंट्रोड्यूस किया। तो एक स्टूडेंट्स ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया सर को, सर बार बार एक लफ्ज यूज कर रहे थे, अननोन फियर। अननोन फियर जहां होता है वहां मस्टर्ड को ज्यादा यूज करते हैं। तो उस स्टूडेंट्स ने बात को काट के बोला कि सर अननोन फियर कुछ नहीं होता, विदाउट एनी रीजन कोई प्रतिक्रिया बॉडी में हो ही नहीं सकती। वो अलग बात है कि हमें वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है। उसने एग्जांपल दिया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ उस बच्चे को, उसमें लड़की थी, मे बी मैरिड थी, फीमेल समझ लेता, चलो अच्छा। अब वो एक 60 साल के एक्सपीरियंस होल्डर के सामने अपनी बात रख रही है, और मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने जो दद्दू है उन्होंने उस बात को काट दिया, नहीं नहीं इतना डीप मत बताइए, बच्चे घबरा जाएंगे। हालांकि एक हद तक वो ठीक बोल रहे थे, बट उन्होंने जो बोला वो गलत नहीं बोला। कि बोले सर ये पुरानी किताबें लिखी हुई हैं, उस जमाने में हमारी एलाइड इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम इस लेवल तक जाते। आज हमें पता है कि हमारे माइंड के 3 टाइप होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, जिसमें हम कुछ इवेंट्स स्टोर हो जाते हैं, फिर वो इवेंट्स पड़े रहते हैं और हम भूल जाते हैं। फिर वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इवेंट्स, कोई ऐसी घटना आती है तो वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाती है और हमें अनइजीनेस लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है। तो वो हमें देखने में तो लग रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड में अननोन फियर है, मगर वो फियर नोन था, कोई ना कोई पास्ट में रीजन रहा होगा उस फियर के लिए। तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मतलब सरप्राइज था कि बच्चे इतने इस लेवल तक मेहनत कर रहे हैं। करनी चाहिए, हो सकता है बहुत सारी चीज हमसे छोटी हो, आने वाली जनरेशन अच्छा करेगी, तो ये तो नेचर है। जरूरी नहीं कि हमने सब कुछ कर लिया हो या आने वाले जो लोग चले गए उन्होंने सब कुछ कर लिया। जिस पे जितना एफर्ट लगा वो हर कोई अपना एफर्ट डाल रहा है, और हमें एक्सेप्ट करना भी चाहिए। जो मैं आता है वो तो मैं आता ही है, जो नहीं आता उससे कैच करिए। पर कई लोगों का ईगो अड़ आ जाता है कि नहीं नहीं ये हम क्यों सुनेंगे, ये तो मुझसे छोटा है या ये तो मुझसे जूनियर है। ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी फील्ड में हर कोई हमारा टीचर है, जहां से आपको एक बात भी सीखने को मिल रही है वो हमारा टीचर है। बुराई क्या है? ठीक, अच्छी बात पूछी सर ने, मुझे अच्छा लगा कि जो मैं नहीं आता पूछेगा, बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं से तो हम सीखेंगे ही, पेट से कोई तो आता नहीं है। डिस्फेजिया मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूटीन प्रैक्टिस में रोज आपको देखने को मिलता होगा। डिस्फेजिया इज द मेडिकल टर्म, क्योंकि मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, फॉर द सिम्टम्स ऑफ डिफिकल्टी सॉलोइंग। इतना बार याद रखिए बस, इस लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। सोलो करने में जब आपको डिफिकल्टी हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। एक और होता है ओडानोफेजिया, जब पेनफुल सॉलोइंग हो, निगलने में डिफिकल्टी डिस्फेजिया है, निगलने में दर्द होना वो ओडाइनोफेजिया। आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। लैटिन एंड ग्रीक वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट ईटिंग, यहाँ सिर्फ निगलने में परेशानी है, पेन नहीं है, और भी हर एक फॉर्म होते हैं। अब देखिए इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपने अब तक ठीक से पढ़ी है जीआरटी तो ये सारे कॉज आप समझ जाएंगे। एक्लेजिया कार्डिया ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, जब रिलैक्स नहीं होता है हमारा कार्डियक स्टूटर। डिफ्यूज स्पाज, पूरी इसोफेगस में स्पाज में आ गया हो, जो फूड है वो निकलेगा ही नहीं नीचे की तरफ। ईसोफिजियल रिंग बन गई हो,
रिंग, अल्टीमेटली स्पाज्म ही आना है। ईओसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस यानी इन्फ्लामेटरी एलर्जिक कंडीशन वहां हो रही हो तो स्पाज्म में चली जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी फाइब्रोसिस हो गई हो तो भी स्पाज्म में जाएगी। मायस्थीनिया ग्रेविस वंडरफुल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होती है, हमारी नर्व प्रॉपर स्टिमुलाई नहीं दे पाती है मसल्स को, मसल्स हमारी काम नहीं कर रही होती, मायस्थीनिया ग्रेविस बिल्कुल शिथिल पड़ जाते हैं, तो उनका स्पाज्मोडिक मूवमेंट चाहिए हमें किसी भी काम करने के लिए, फॉलो ऑर्गन को, वो यहाँ नहीं होगा। पार्किंसन डिसीज अगेन नर्व डिसऑर्डर, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी साइकेट्री में आपको, ठीक। रेडिएशन, क्लेफ्ट लिप, ये सर्जरी का टॉपिक है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, तो वो उस समय बड़ी डिफिकल्टी होती है निकलने में। स्क्लेरोडर्मा ऑलरेडी फाइब्रोटिक डिसऑर्डर है। ईसोफिजियल कैंसर, अगर कैंसर हुआ तो वो स्पेस रोक लेगा। ईसोफिजियल स्ट्रक्चर और जीरोस्टोमिया, अगर इसको ड्राइनेस को छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, हमारी जो नॉर्मल स्पेस है वो नैरो हो गया है, तो उसमें निकल नहीं पा रहे हम, उस वर्ड को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेजिया। बस इतने सारे कॉज हैं, कई सारे रीजन रह सकते हैं डिस्प्लेजिया, बस प्रभाव डिपेंड करता है टाइप पे, कि कौन से लेवल पे कॉज है, किस लेवल पे कॉज है। सबसे पहला है ओरल डिस्प्लेजिया, यानी सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, इट अकर माउथ, यहाँ मुंह में समस्या है, ठीक। समटाइम कॉज्ड बाय टंग वीकनेस आफ्टर स्ट्रोक, देयर डिफिकल्टी चोइंग, हमारे दांत, हमारी जबान, हमारा मुंह सब कुछ पार्टिसिपेट करता है एक फूड को चबा के उस लायक बनाने में कि उससे हम निगल सके। डायरेक्ट फूड को आप निगलेंगे वो निगल नहीं पाएगा, उससे उस लायक बनाना पड़ेगा कि उसे हम निगल सकें। समझ रहे हो आप? मैं हर बार ये बोलता हूँ, हमें फ्रस्ट्रेशन या एंगर कब आता है, जब हमें नॉलेज नहीं होती। मेरा जो अपनी परसेप्शन है, मैं इतना समझाऊं कि एंगर हमें तभी आता है जब हम लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जब हमें सारे अंजाम पता है, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, तो मैं एंगर नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह हम गार्डन घूम रहे थे, मॉर्निंग वॉक, तो दो लोग बोल रहे हैं यार पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी घटिया रही, पता नहीं क्या हो गया उनको, साले बदतमीज लोग ये। मतलब दो कौड़ी का इंसान जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो एक नेशनल प्लेयर को सिखा रहा है कि उसको ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए थी, ऐसे बैटिंग करनी चाहिए थी, और एक गुस्सा हो रहा है, अरे ऐसा नहीं, दूसरा और गुस्सा हो रहा है, मतलब अमा तमा हो रहा है। क्या मीनिंग होगा इसका? भाई तुम्हारे गुस्सा होने से ना किसी की बॉलिंग ठीक होगी, ना किसी की बैटिंग ठीक होगी। हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, ये बात शायद आप नहीं समझ पा रहे। प्लेयर को मालूम है, दोनों टीम जीतने के लिए खेलती हैं, दोनों खिलाड़ी करोड़ों में होते हैं तो अपनी नेशनल टीम में पहुंचते हैं, और वो भी जानते हैं किसी किसी दिन किसी किसी का दिन नहीं होता। नर्व को कौन कंट्रोल कर पा रहा है प्रेशर में, वो डिपेंड करता है। यहाँ बैठ के मुंह चलाना और वहां परफॉर्म करना, दोनों में फर्क होता है। तो हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? भाई तुम्हारे हिसाब से बॉल फेंके क्यों वो, हम अननेसेसरी एडवाइस देने लग जाते हैं, गुस्सा में लग जाते हैं, बोले फलाना ऐसा कर दिया, ढिमका ऐसा कर दिया। ऐसे पॉलिटिक्स में आपको बहस देखने को मिलेगी कई जगह, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, जबकि पता किसी कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो एक पार्टी के लिए गुस्सा हो रहा है, दूसरा दूसरी पार्टी के लिए गुस्सा हो रहा है, मीनिंग पार्टी सुनने किसी की नहीं आ रही, हम बेवजह गुस्सा हो चले जा रहे हैं। समझते ही नहीं कि हमारी फेसबुक पे बहस करने से, घर में बहस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन नेताओं, तो हमें एंगर आ जाता है। हमें अगर नॉलेज होगी इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मीनिंग होगा, तो हमें कम गुस्सा आएगा। सेम कहानी हमारी एलाइड की होती है कि आपको अगर एलाइड अच्छी है तो आप डिसीज डायग्नोस इजीली कर पाएंगे। डिस्पेजिया नाम सुना तो आपके दिमाग को तुरंत भूलना चाहिए, अच्छा डिस्पेजिया कौन कौन से कॉज होते हैं, या तो माउथ में होगा, टंग का होगा, टीथ का होगा, गले का होगा, इसोफेगस का होगा, बस इसके आसपास पूरे सारे कॉज होंगे। अब बात करते हैं टाइप के बारे में। ओरल में माउथ की बात आएगी, वीकनेस हो गई हो, ठीक, या टीथ की बात आएगी, चबा नहीं पा रहे। फिर उसके बाद आती है फेरेंजियल,
आप सब जानते हैं। इसके बाद फेरिंग्स स्टार्ट होती है, ठीक, लैरिंग्स अलग है। प्रॉब्लम अकर थ्रोट, इट कॉज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर से वही बात है, इनको भी रोल प्ले करना होता है। उसके बाद आती है इसोफेगस, यानी 3 स्पेस पे हम जा रहे हैं, माउथ के लेवल पे, फेरिंग्स के लेवल पे, और कहाँ कहाँ पहुंचे हम, इसोफेगस के लेवल पे। लोअर साइड, मिड साइड और अपर साइड, 3 स्पेस है जहां से हमको तीनों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आपको। इसोफेगस में वही कॉज मिलेगा आपको, एक्लेजिया कार्डिया वाला, इरिटेशन वाला, ब्लॉकेज वाला, ठीक। सिम्टम क्या आएंगे, चॉकिंग फीलिंग होगी, चूंकि आगे बोलस बढ़ नहीं रहा है, ठीक। कफ आ सकता है, गैगिंग, कई बार इरिटेट कर जाता है फूड, तो कफ रेशा उधर पहुंच गया तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट में, ठीक। ड्रूलिंग फूड, एसिड पैकिंग इनटू द थ्रोट, रिगर्जिटेशन हो सकता है आपको, ठीक। निमोनिया हो सकता है, एस्पायरेटेड निमोनिया, निगल जाएंगे आप फूड को, तो कुछ कंटेन अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो वो इरिटेट करेगा, वहां निमोनिया कॉज कर देगा, इन्फ्लामेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, खा तो रहे हैं आप, प्रॉपर निकल नहीं पा रहे, बॉडी को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो आप माल न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जितनी नीड है उतनी नीड में आपको फूड नहीं मिल पा रहा है। अब चाहे हमारे पास खाने को नहीं हो, या खाने को है हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर खा तो रहे पर प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर जा नहीं रहा है, ये तीनों कंडीशन माल न्यूट्रिशन में आती है, ठीक। यहाँ तक हमारा डिस्पेजिया कंप्लीट हो गया। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं होता, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, टॉर्च से दिख जाएगा मुंह का, गले में एग्जामिन कर सकते हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है तो एंडोस्कोपी करा लो, बात कर लो। अकॉर्डिंग टू कॉज ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो लैकेसिस बहुत फेमस है, लैकेसिस, हायोसामस, कारोवेज, अदर ड्रग भी है, कालीकार, एल्यूमिना, एल्यूमिना नर्व के लिए बहुत जानी जाती है, बैप्टिसिया, ब्रेटाकार ओल्ड एज में, ठीक है। बेलाडोना, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन रेड हो, कंजेस्टेड हो, बेलाडोना बहुत फेमस रेमेडी है, बेलाडोना, बैप्टिसिया, कालीकार, पार्सन ऑलरेडी आ जाएगी यहाँ पे, बशर्ते आपको मेडिसिन के मालूम होना चाहिए कि लैकेसिस जब लिक्विड पी पा रहा है आराम से, सॉलिड नहीं पी पा रहा, सॉरी सॉलिड पी पा रहा है, लिक्विड नहीं निकल पा रहा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ लैकेसिस का बड़ा रोल है, कंस्ट्रक्टेड फीलिंग होगी, बहुत सिंपल रेमेडी है। डायरिया ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डायरिया सिंपल सी चीज है, जब हम, डायरिया का मतलब कितनी बार जा रहे हैं इससे नहीं हो सकता, इससे नहीं बोलते हम। डायरिया का सिंपल मीनिंग होता है टोटल अमाउंट जो स्टूल का है उसमें 80% पोर्शन ऑन एवरेज पानी का होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन नापेगा, कौन तौलेगा, एक आइडिया लगाया जाता है, चाहे वो 2 बार जाए, 4 बार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 3 से 4 बार जो फ्रिक्वेंसी है वो कंसिडर कर लेते हैं, पर वाटरी स्टूल होना बहुत बड़ी बात होती है, तब डायरिया बोलते हैं। अगर कॉज की बात करें तो स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एल्कोहल, शुगर, है ना, एंटीबायोटिक्स, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अभी कल एक बच्चा आया था मेरे पास, 6 मंथ की उसकी एज है, वो दूध को टॉलरेंस नहीं कर पाता, मिल्क एलर्जी है उसको, जरा सा दूध दो तुरंत फेंक देता है, उसको एलर्जी हो जाती है, पूरी बॉडी में रेड 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 पड़ जाता है, ठीक है। डायरिया में भी टाइप है, एक्यूट डायरिया सडनली हुआ हो, क्रोनिक डायरिया लंबे समय से चल रहा हो, ठीक है ना। ये कुछ टाइप, सिम्टम वही है, लूज वाटरी स्टूल आएगा, एब्डोमिनल अगर पेन होता है तो यहाँ डायरिया नहीं बोलते, उसको डिसेंट्री में चला जाता है, हालांकि पढ़ने में वो डायरिया ही आता है, क्योंकि किताबें उस जमाने की हैं, हमारी मटरी मेडिका में बहुत सारी चीज मिक्सअप है, जहाँ पेनफुल कंडीशन आई वो डिसेंट्री में चला जाएगा, डायरिया में पेनफुल कंडीशन नहीं आती, ठीक। मगर पढ़ने में कई बुकों में लिखा हुआ है, लूज वाटर डोलिया, डायरिया, ब्लडी डायरिया, सब पढ़ने के लिए एज ए मेडिकल टर्म अलग अलग है, ठीक। मैंने यहाँ फटाफट कर दिया है। एग्जामिनेशन वही है, स्टूल एग्जाम करा लो, बात खत्म हो जाएगी, हालांकि कोई कराता नहीं है, सिंपल चीज है, ठीक हो जाती है। अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करें तो आर्सेनिक, बेरेट्रम, ज्यादा पेशेंट अगर डिहाइड्रेट है, प्रोफ्यूज वाटरी स्टूल है,
ना, एंग्यूस है, बहुत बेचैन है, पेन है, ग्रेट थर्स्ट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, रेक्टम वेलवम, चाइना ऑलरेडी रंबलिंग मिलेगी, अब गर्गलिंग मिलेगी, एलोज वाटरी डालिया लंपी फेमस है, प्रोटोंटिक गन शॉट डायरिया, एक शॉट में पूरा स्टूल बाहर, सडन एक्सपल्सन ऑफ फूड, बोलेगा मरीज सरे सर गए नहीं, नल जैसा खुला नहीं, सट, गन शॉट डायरिया, प्रोटोंटिक, पोडोफाइलम जनरली बच्चों में बहुत देखने को मिलता है, यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग डायरिया मिलेगा आपको देखने को, पेस्ट येलोइश अनडाइजेस्टेड फूड ना, फूड पार्टिकल आते हैं जैसा खा रहे हैं वैसे कलर के आएंगे, वही निकल आते हैं, बच्चों में बहुत देखने को मिलता है पोडोफाइलम, पेनलेस डायरिया बोला जाता है पोडोफाइलम। ठीक, कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, बहुत मैंने फास्ट इसलिए पढ़ा है क्योंकि पढ़ा चुका हूँ पहले, कॉन्स्टिपेशन का कोई अपनी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बस डिफिकल्टी फीलिंग कर रहे हैं हम, अनइजीनेस फीलिंग कर रहे हैं हम, फ्रेश ठीक नहीं हो पा रहे हैं हम, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। यहाँ पे कोई कितनी बार जा रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेन है इटियोलॉजी, लो फाइबर डाइट, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कई लोग करते हैं सर, उनको प्रॉब्लम आती है, लो फाइबर डाइट। ठीक, डिहाइड्रेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डिले इम्पल्सिंग, अगर आप फीलिंग आई और फ्रेश होने नहीं गए तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ट्रेवलिंग में है, कई मेडिसिन खा रहे हैं आप, कैल्शियम एंटासिड खा रहे हैं ना, प्रेगनेंसी में आपको हो जाएगा। बहुत सारा रीजन है कॉन्स्टिपेशन के, सर के आपको रीजन पकड़ना पड़ेगा। पार्किंसन डिसीज हो, डायबिटीज में हो, थायराइड हो, इन्हें बहुत देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन। कोई एग्जैक्ट जांच नहीं है कॉन्स्टिपेशन की, बस आपको क्लिनिक पे ही फाइंड आउट करना पड़ता है। उससे बोले पानी खूब पिए, सैलेड खाएं खूब, फ्रेश होने जाए, प्रॉपर तरीके से चाहे या ना, ठीक, प्रॉपर टाइम दें। कई लोग मोबाइल लेके चले जाते हैं, उनसे मना करें, कई लोग अखबार लेके चले जाते हैं, उनसे मना करें, उससे ध्यान हट जाता है। प्रॉपर फोकस होना चाहिए जीआईटी पे। लग्जेक्टिव देना ही पड़ेंगे आपको अगर वो ज़्यादा दिक्कत है तो। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डायरिया होते होते कई बार लोग स्ट्रेन लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, तो ब्लीडिंग हो जाती है, फिशर बन जाता है, पाइल्स बन जाता है। तो सब कॉन्स्टिपेशन के आगे की कहानियां हैं, पाइल्स, फिशर, पाइल, है ना। रेमेडी की बात करें तो फेमस रेमेडी एल्यूमिना, ग्रेट स्ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, स्टील उसका चिपचिपा होता है, पॉट से चिपकता है ना। लैकेसिस की बात करें, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए जानी जाती है, बहुत अच्छी रेमेडी। फीलिंग टाइट होगी, चेस्ट पे इसको टाइटनेस फील होगी, बहुत सारे लैकेसिस के फीचर है। ओपियम, फीलिंग ही नहीं आएगी कई दिनों तक। ऑब्स्टिनेट रेमेडी, कुछ भी खा लो साहब फीलिंग आती ही नहीं। मैक्सिमम का की अपनी एक पर्सनालिटी है। ड्रिंकिंग, रात में सोएगा नहीं, एंगर होगा, हेरी स्पाइसी, मैक्सिमम का फेमस रेमेडी है। सल्फर, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, इनमें से काम हो जाएगा। आप 99% केस आपके सॉल्व हो जाएंगे। लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया, सल्फर, मैक्सिमम का, ओपियम, एल्यूमिना, यही सब बात बन जाती है, मैक्सिमम केस बात बन जाती है। ठीक, तुम्हारा आज का टॉपिक जीआईटी फिनिश हो गई हमारी। माल एब्जॉर्प्शन आपको नहीं पढ़ा रहे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो हम खा रहे होते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। उसमें 3 कॉज है, चाहे तो हम प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, या हमारी प्रॉपर जीआईटी काम नहीं कर रही है, या हमको ज्यादा एक्सपेल आउट हो रहा है डायरिया के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। तीनों ही केस में माल एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक, या तो हम प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, या हमारे जीआईटी ठीक नहीं है, या आउटगोइंग ज्यादा है। बस यहाँ तक हमारी फिनिश। मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या प्लान है हमारा, क्लास को कंटिन्यू करना है भी है कि नहीं करना है। ठीक है, बताइए। अब तक का जो था वो हमारा सफर यहाँ हो गया है। मैं कोशिश करूंगा कि सफर को जारी रखें। जीआईटी हमारी कंप्लीट हो गई, क्लास आज की कंप्लीट है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। मे भी हमने बड़े बड़े सारे टॉपिक पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी, ब्लड, एक्सक्रीटरी, किडनी, लिवर, जीआईटी, साइकेट्री, सेक्सुअल, गायनी, और सब हमने कवर कर लिया। आईज पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को ऑलरेडी, ईएनटी पढ़ा चुका हूँ, ऑर्थो पढ़ा चुका हूँ। काफी टाइम से कोर्स चल रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे
जब तक एग्जाम नहीं आ जाते कि आपको कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जिन लोगों की फीस बाकी है प्लीज अपनी फीस जमा कर दें, काफी देर से मैं बोला नहीं कितनों से। सर ये लाइपोमा का कैसा है ट्रीटमेंट सर? मतलब लाइफ क्योरेबल है जब? क्योरेबल है, काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है, मगर अगर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर डाइट लेता है तो नो डाउट रिजल्ट्स आते हैं। 2 से 3 केस तो हमारे निकले हैं, मगर मैक्सिमम केस मरीज डाइट फॉलो नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, तो वो रह जाते हैं। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, पर मरीज कितना डेडिकेट है वो डिपेंड करता है। मरीज चाहता है 1 महीने में क्लियर हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है सर, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है सर। ओके।